Hello, friends. You are most welcome to understand and also to learn how to get the maximum in a smart and also dedicated time. आपने क्या सोचा मैं बोलूंगा मिनिमम पॉसिबल टाइम? मिनिमम पॉसिबल टाइम में एक लिमिट से पहले कुछ भी संभव नहीं है। जब आप लगातार कार्य करते हो और उस कार्य को जब आप गति भी देते हो तो शायद कुछ संभव है। वेलकम टू अंसरकारी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज वी आर डिफरेंट एंड वी आर गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवर ऑल्सो। क्योंकि हम बात वो करेंगे जो समझ में आती है और बताएंगे वो जो एग्जाम में आपको साथ देगा अगर आप उसका प्रयोग करोगे। कोई रेडीमेड फूड नहीं, कोई रेडी टू ईट फूड नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं। ये आप अपने जीवन से सीखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखिए जो सामने जो है वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं और जिन्होंने कहा भी है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि लोग फ्लाइट नहीं लेंगे अहमदाबाद मुंबई की, वहां लोग बुलेट ट्रेन से ही जाएंगे। लेकिन हम पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट की। जैसे रेपो रेट, बात हो रही है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 50 जो है बीपीएस, अब बीपीएस भी जान लीजिए क्या होता है, बेसिस पॉइंट्स हाइक किया और लोअर ग्रोथ रेट को भी फोरकास्ट किया। तो रेपो रेट सबको पता है लेकिन फिर भी बता देता हूं, वह रेट जिसके ऊपर आरबीआई जो है बैंक्स को लेंडिंग करता है शॉर्ट टर्म मनी नीड्स के लिए, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो खेल अब रेपो रेट का नहीं रह गया। एग्जाम पूछेगा रेपो रेट होता है तो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। सोचेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो पल्ले पड़ेगा। अगर आपका कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए तो आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए अशोक गहलोत सर। देखिए कितना प्रेशर है उनके ऊपर, चीफ मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनना चाहते थे, दो ही दिनों के अंदर प्रेसिडेंटशिप वाला आइडिया भी खत्म हुआ। अब वो जो है खरगे सर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनके चेहरे पे कोई शिकन है? क्या उन्होंने किसी को कंप्लेन की? नहीं की। तो दैट इज वाई पॉलिटिकल क्लास इज अ पॉलिटिकल क्लास एंड ब्यूरोक्रेटिक क्लास इज अ ब्यूरोक्रेटिक क्लास। एनिमल्स, ऑल एनिमल्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। दूसरा लेकिन बात करते हैं साथ में कि आरबीआई के प्रोजेक्शंस जो हैं वो ऑफ द मार्क हुए, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है अल्टरनेटिव सोच रही है कि भाई आरबीआई तो पता नहीं क्या बोलेगा, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है। तो अल्टरनेटिव का मतलब ये हुआ कि इंटरनल कंसल्टेशंस का एक डेवलपमेंट सिस्टम बनना चाहिए हर मिनिस्ट्री के अंदर, और एक्चुअल डेटा मस्ट बी कलेक्टेड एंड देन ए फोरकास्टिंग मॉडल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। सिंपल सी बात है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पॉलिसी मेकिंग के वो शायद रियलिस्टिक रहेंगे, ग्रोथ एस्टिमेट रियलिस्टिक रहेगी, इंटरेस्ट रेट एंड ऑल्सो कितना आप कितना मनी कहां पर स्पेंड करके क्या करने वाले हो ये थोड़ा सा क्लियर रहेगा। जीडीपी ग्रोथ इन ईच क्वार्टर कैन बी एक्सपेक्टेड कि इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि जो आरबीआई जो फोरकास्ट कर रहा है इन्फ्लेशन का और रियल इन्फ्लेशन में क्या का है, बहुत ज्यादा फर्क है? अगर फर्क है तो ऐसी चीजों की आवश्यकता है। अगर आरबीआई इज ओवर एस्टिमेटिंग, जैसे पेंडेमिक के टाइम में आरबीआई वाज ओवर एस्टिमेटिंग, लेकिन उस समय तो हुआ नहीं ऐसा। तो रीजन क्या है इसका? एक एग्जांपल भी दिया गया। रीजन है बिकॉज ऑफ द सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। और सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन्फ्लेशन हमेशा जो है वो एकदम एग्जैक्टली यू कैन नॉट पिन पॉइंट, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बैकवर्ड लुकिंग होती है नेचर में, यानी जो हो चुका है या उसके आधार पे आप फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं। So this is just one of the interesting points I wanted to share with you. Secondly, as we said that 50 bps हाइक हो गया तो इसका मतलब है बोरोइंग कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क जो है, जो लिंक्ड लेंडिंग रेट का है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट ईबीएलआर, और दूसरा एक टर्म और बता देता हूं आपको, एमसीएलआर। लोग पूछते हैं इकोनॉमी में क्या करें भाई? अरे भाई शक्तिकांत दास से ट्यूशन ले लो। सिंपल सी चीजें आती हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। और उसको बेसिक लिंक करना आना चाहिए बहुत ही ब्रॉड लेवल पे। सो एमसीएलआर आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, वो भी रीसेट हो जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट ये दो जो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, दो कंपोनेंट होते हैं, आपको हमेशा याद रहने चाहिए। एक इन्फ्लेशन, दूसरा ग्रोथ। तो इन दोनों के ट्विन ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही प्राइस स्टेबिलिटी की बात की जाती है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों का ताना बाना सही है तो काम हो गया। इसके अलावा और भी फैक्टर्स तो हो सकते हैं। जैसे सोचिए क्या फैक्टर हो सकता है?
करेंसी करेंसी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो फैक्टर हो सकता है। लेकिन एमपीसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी के लिए, सिर्फ रुपए का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। आरबीआई के लिए उसके पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बात समझिए। रुपये का इन्फ्लेशन, रुपये का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के लिए और इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ग्रोथ और इन्फ्लेशन के लिए रुपये इज नॉट द प्राइमरी थिंग। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो भी हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा फर्क डालती है, जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इन ऑफ आवर प्रीवियस इंटरेक्शंस। कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो 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 भारत में कैसे कैसे सिस्टम है? भारत में है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क 4+-2। इसीलिए रियल रियल जीडीपी, रियल होता है, नॉमिनल होता है, आप स्टैटिक बुक पढ़िए आपको सामने आएगा। रियल जीडीपी जो है वो भी जो है लोअर की गई है। हेडविंड्स एक वर्ड हम बार बार पढ़ते हैं, हेडविंड्स फ्रॉम ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्वियसली ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस और सब चीजें चेंज हो रही हैं, एंड दैट इज द होल पॉइंट। सो आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये सब करके, कि आपको फेमिलियर होना है, आपको रिलैक्स होना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, जैसा कि इन बच्चों ने किया। ये बच्चे पंजाबी वर्जन में खान एकेडमी, हिंदुस्तानी कोई खान नहीं, ना आपके खान बाबा ना खान सर, हम बात कर रहे हैं यूएस के अमेरिकन अमेरिकन इंडियन ओरिजिन और जो एजुकेशनिस्ट हैं, खान एकेडमी के खान सर, ओरिजिनल खान जिसको हम कहेंगे, उन्होंने पंजाब में बच्चों के लिए उनकी एकेडमी, या जो उनका जो ग्लोबल यूट्यूब फ्री चैनल है जैसे हमारा है, उन्होंने उसके थ्रू पंजाबी वर्जन में बच्चों के लिए क्लासेस रेडी कराई, वीडियोस रिकॉर्ड कराए। अब वो पंजाबी वेबसाइट जो है लाइव हो गई है, तो बच्चे पंजाबी में ही मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, पंजाबी में ही वो समझेंगे चीजों को। इट इज फंक्शनल, एंड मोर देन 9.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, मैथमेटिक्स टीचर्स, साइंस टीचर्स जुड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, यानी जो स्टेट एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग का जो सिलेबस है, वो उसके साथ लिंक है, और टैबलेट से ऐसा हो सकता है। सो इट इज अ फिनोमिनल थिंग, इट इज एन अमेजिंग डेवलपमेंट। सो इससे होगा क्या कि ट्रांसलेशन होने की वजह से इजी चीजें हो पाएंगी। अब जैसे हम करते हैं, खान एकेडमी ने भी वही मॉडल फॉलो किया, टीचर इज नॉट इन द पिक्चर, ओनली टेक्स्ट है और ऑडियो विजुअल भी है, टीचर विजिबल नहीं है, स्टूडेंट को सिर्फ आंसर दिखाई देगा, यहाँ भी स्टूडेंट को सिर्फ मसाला दिखाई देगा। दिस इज द वन थिंग आई कुड रिलेट, जो खान सर ने किया और जो हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप with the clarity of thought and with confidence, success will be there, because success always comes like that. Success comes through confidence, success comes through clarity of thought. तो अब हम अगर दूसरी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सेकंड थिंग, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट पीएलआई को ट्रैक नहीं कर पाएगी। पीएलआई हमने ऑलरेडी बात की थी, पीएलआई स्कीम। तो डेटा शेयरिंग इसीलिए है ताकि रियल टाइम बेसिस इंडस्ट्री जो कंपनी है उसके स्टैंडर्ड्स, उसके प्रोसेस, उसके डेवलपमेंट्स का पता लगाया जा सके। तो इसे हम कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ईआरपी सिस्टम। इससे क्या है, आप ट्रैक कर पाएंगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो ईआरपी क्या हुआ? ईआरपी एक सॉफ्टवेयर हुआ, उससे बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है। ये बहुत पुराना है, एंड यूपीएससी में आई रिमेंबर ये क्वेश्चन ऑलरेडी, आई थिंक इन लास्ट 10 ईयर्स में ऑलरेडी आ चुका है, ईआरपी सिस्टम आया था क्वेश्चन। तो यानी कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आया, तो जैसे फेम है आपका, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए फ्लेम स्कीम हो गई, उसके अंदर भी आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, सेकेंडली कंपनी के हैसल बचेंगे फिजिकल फॉर्म में, थर्डली कोई भी चेंजेस होंगे, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी वो सामने आ पाएगी, कोई वायलेशन होगा लोकल नॉर्म्स का कि भैया आपको लोकल वो चीज आपको लेनी चाहिए थी, लोकल आपको लेकर यहाँ के बिजनेस को, यहाँ के स्किल्स को बढ़ाना चाहिए था, वो सब भी होगा। तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसका बजट है 10,000 करोड़ स्कीम में जो अलोकेट किया है। तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी बहुत सारी कर रही है। तो पीएलआई जो है, पीएलआई स्कीम ऑटो और ऑटो कंपोनेंट के लिए
प्रपोज करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एडवांस ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी इसकी बढ़ सके. दिस इज व्हाट इज यू कैन रियली टेक अवे फ्रॉम हियर. मूविंग फर्दर, अब ग्रैंड रिजॉल्व है भारत का. अब पता नहीं ये विकसित लिखा है कि विकास इट लिखा है, दैट हाउ वी कैन रीड आउट. तो 5G सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं. द क्वेश्चन अराइजेस कि 5G सर्विसेज से होगा क्या. तो हम भी दो चार पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि अब लगातार पूरे साल भर आपको हर जगह यही पढ़ने को मिलने वाला है. पहली बात कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बात हो रही है विकसित भारत की. अगर हम बाकी पॉइंट्स की बात करें तो पीएम गति शक्ति की बात हुई. नंबर ऑफ एयरपोर्ट भी बढ़ गए हैं ऐसा कि हम कह रहे हैं. फिर मेजर रिफॉर्म्स डेवलप्ड इंडिया में आपका जीएसटी कंप्लायंस बढ़ गया. जीएसटी कंप्लायंस बढ़ गया और आपका जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स भी बढ़ गए. 1.81 lakh villages are connected to optical fiber network. इंडिया इज अ लीडर इन द डिजिटल ट्रांजेक्शंस. ये सारी चीजें आपके 5G नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं एक तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. एंड सेकेंडली हाउस, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन. आज हम एक और आर्टिकल पर चर्चा करेंगे. नैना लाल किदवई मैम, नैना लाल किदवई मैम और या फिर समवन एल्स इज एक्चुअली इज देयर, आई हैव टू सी, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के 2.0 पर बात करेंगी. We will talk about that. We will also talk about couple of more developments with respect to economics and international relations also. यह है आपका so the question is that you must keep on revisiting the same video. You must mark out कि मुझे कौन से पॉइंट चाहिए. That is why we are providing PDF also. We are also providing in the description box also. You must understand to link away things. क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट में भी है. टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट के हैं 10:30 से 4, बट देन जजेस आर वर्किंग टिल 11 o'clock in the night also. So that is what inspires us also to work hard. So like I was telling you, Pradhan Mantri ji was saying that noise in aeroplane is 100 times more than in Vande Bharat train. So what a logical thing and a meaningful thing he is talking about कि वंदे भारत में जो है, वंदे भारत जो आपका ट्रेन है उसके अंदर जो है आपका एटलीस्ट 100 times more, 100 times less noise we can say. Let's move further. We take up more important areas. You should keep on making key points. So 5G services I was talking about. 5G सर्विसेज जो चेंज लेके आने वाली हैं, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, उसमें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स और वीडियो की बात हो रही है. कंट्रोल डिलीवरी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल पीटी में क्वेश्चन आ सकता है. प्रिसीजन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, एक्वाकल्चर, लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग, इस सब चीजों में आ सकता है. एक्वाकल्चर यानी कि आपका फिशरीज है, बाकी चीजें हैं. लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग यानी आपके मुर्गा पालन, मछली पालन या बाकी चीजों की जो जितने भी आपके पशुधन हैं उससे जुड़ी बात है. ट्रांसमिशन ऑफ रियल टाइम वाइटल पैरामीटर्स, ये हम जानते हैं, ये बात सच है, ये बिल्कुल हो सकता है. देन वर्चुअल बैंकिंग, बिल्कुल हम जानते हैं, और जो बैंकिंग टेक्नोलॉजीज की बात हमने की है. देन यू हैव स्मार्ट एप्लीकेशंस एट होम. लॉजिस्टिक्स, मशीन टू मशीन लॉजिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. machine to machine. In education we have augmented reality, virtual reality and mixed reality. I again repeat, इन तीनों के फर्क आपको खुद पता होने चाहिए. एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी अगले साल आ जाएगा, विल नॉट बी सरप्राइजिंग. ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर भी आपका ई टॉलिंग यानी कि ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ हाई स्पीड मूविंग व्हीकल, ई टॉलिंग, हाई स्पीड व्हीकल चलेंगे. और इंडस्ट्री 4.0, रोबोट टू रोबोट वर्क करेगा, वर्कर टू रोबोट भी कम्युनिकेशन हो सकता है. सोचिए, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद होते हैं या आप इनको समझते हैं या आप इनको लिख लेते हैं, देयर इज हार्डली एनीथिंग मोर रिक्वायर्ड फॉर 5G इन द कमिंग 1 year. फिर तो उसका एप्लीकेशन आएगा बस. दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. प्रिवेंटिव डिटेंशन, जनरल स्टडीज पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है. बट देन इफ इट इज डीलेड, इफ नो कंक्लूजन एंड नो ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड, तो वो क्या हो गया, इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी हो गया.
सेफगार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लॉ जो है, उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो इसलिए दिया गया है ताकि सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिले, बट ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि उस आदमी को सजा दी जाए जो उसने गलत किया ही नहीं है। उसको तो सिर्फ जो है रोका गया, पनिश नहीं करना है। जो काम वो करने वाला तो उसके पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बिकम्स वेरी इंपेरेटिव। डिटेनिंग अथॉरिटी को एग्जैक्टली ठीक से उसको डिटेल्ड करना होगा। सेम थिंग इज विद द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑल्सो, उनको विजिलेंट रहना होगा। सो इट इज ए सीरियस इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी इफ दीज आइडियाज आर नॉट फॉलोड, और लास्ट में प्रूव हो जाता है कि गलत था, चार्जेस ही गलत थे। सो देयर शुड नॉट बी एनीथिंग अनरीजनेबल। सर्कमस्टांसेस मस्ट इंडिकेट कि क्या सही है क्या नहीं है। आज हम बात करेंगे कश्मीर में सिनेमा का भी एक आर्टिकल हम बात करेंगे, और हम वी विल टेक अप अ स्टोरी कि कश्मीर में कैसे 1947 से अब तक सिनेमा का इवोल्यूशन हुआ। सिनेमा हॉल में वहां अगर आप जाओ तो आज आपको कैसा लगता है? अगर अभी, क्योंकि सिनेमा हॉल भी नहीं थे, खत्म हो गया बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पीसफुल एटमॉस्फेयर विच इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग। सो अब जाकर सिनेमा हॉल दोबारा चालू हुआ कि, लेकिन जनता क्या वापस जा पाएगी? ओटीटी के जमाने में लोग दोबारा जाना चाहेंगे? रिस्क लेंगे? अगर रिस्क शब्द यूज करें तो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दिस फोटोग्राफ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान with his father Surinder Singh Chauhan in New Delhi. You know, so this is how he has taken the charge. Similarly, in order to live long life, beautiful life and healthy life, बहुत ही अच्छी लाइन है, लीव अ कर्टन ओपन टू लुक एट राइजिंग सन। लेकिन आप एसी में सोओगे, कैसे होगा ऐसा? सूरज दिखता ही कहाँ है? हेल्दी रहने के लिए अगर सूरज की रोशनी चाहिए, वो तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि सदियां बीत जाती हैं, आदमी सूरज तक तो पहुंच भी नहीं पाता। जंक फूड कैसे बंद करेंगे आप? पिज्जा के ऑर्डर आते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रमोशन ही आपके इन्फ्लुएंसर का है। यूज ब्लू लाइट फिल्टर ऑन ऑल योर डिवाइसेस, गेट एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप। ये सब जगह के लिए जरूरी है, पढ़ाई के लिए भी जरूरी है। प्लीज फॉलो दिस। एक दो क्वेश्चन पीटी के जरूर ठीक हो जाएंगे, और मेंस की भी तैयारी अच्छी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट हाइक किया। इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स की हमने ऑलरेडी बात की थी, उसी की हम चर्चा करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक ऐसे फेज में जा रही है जहां पे कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। इंटरेस्ट रेट का कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए, पहली बात तो इंटरेस्ट रेट का, दूसरा लिक्विडिटी, और तीसरा जो है एक्सचेंज रेट। तीनों चीजों का जो मिश्रण है वो हमें दिखाई दे रहा है। मैं इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज रेट, और आरबीआई जो है उन तीनों को मिलाकर एक मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इंडिपेंडेंटली कोई भी स्ट्रक्चर हमें नहीं बता पाएगा कि किस तरफ जाना है, बिकॉज इंडिया की जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो आने वाले समय में टाइट ही रहेंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं हम ऐसा? यूएस फेडरल रिजर्व की बात कीजिए, यूरोपियन यूनियन की बात कीजिए, जापान की बात कीजिए, चाइना के स्लो डाउन की बात कीजिए, सब जगह आपको लगेगा मार्केट टाइट। टाइट का मतलब देयर इज अ टाइटनिंग पॉलिसी यूज्ड बाय ऑल दिस। सो फेड रेट हाइक एक उसका एग्जांपल है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो यानी कि क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है हमारा इस तरीके से चलना चाहिए कि वो इन चीजों को ध्यान में ले, हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में ले, बिकॉज वी ऑल्सो नीड लॉट ऑफ मनी थ्रू एफडीआई, वी ऑल्सो नीड लॉट ऑफ मनी इन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे चलेंगे हम? क्योंकि यूरोप में क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, बिकॉज ऑफ फिजिकल क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो रहे हैं, तो इसके लिए कंजम्पशन को वहां पर रोका जा रहा है। कंजम्पशन रोकोगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो खर्चा कम होगा, और अगर आप डिमांड और खर्चा कम करके उनकी बिजली के बिल भी माफ कर दोगे तो उसका पैसा मार्केट से उठाएगा देश। देश अगर मार्केट से पैसा उठाएगा तो मार्केट का उस पर से विश्वास कम होगा। दिस इज अ होल साइकिल व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इन सब से आप क्या कह सकते हैं इंडिया के बारे में कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो इंडिया का है वो ग्रोथ और फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ा हुआ है। देयर आर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिसी, उसके स्पिल ओवर हैं। यानी दूध जैसे उबालते हो तो बाहर गिर जाता, तो उसका असर है। इंडिया का जो एग्रीगेट डिमांड है वो अभी भी रिजिलियंट है, रेपो रेट बढ़ाने के बाद भी रिजिलियंट है।
अच्छी बात ये है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस भी स्ट्रांग है, जीएसटी कलेक्शंस भी स्ट्रांग है। और आई एम गिविंग यू वन मोर कॉन्सेप्ट जो आपको अलग से भी पता होना चाहिए, पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्सेस। जैसे सीपीआई होता है वैसे पीएमआई भी होता है। वो भी दिखाता है कि जो अगर आप ऑर्डर बुक्स चेक करोगे, देन देयर आर ऑर्डर्स कमिंग अप, देयर इज अ डिमांड विच इज शोड थ्रू बुकिंग्स। जैसे अभी भी आया कि फ्लिपकार्ट ने अपने बिग, जो भी इनका बिग डे सेल या जो होता है उसमें लाखों नए कस्टमर्स जोड़े। अमेजोन तो एक और सेल करने जाएगा। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स कि चल रहा है, गाड़ियां कितनी बुक हो रही हैं, ट्रैक्टर कितने बिक रहे हैं, आप कितनी बार स्विगी जोमेटो से मंगा रहे हो, आप कितनी बार बाहर गोलगप्पे खाने जा रहे हो, ये भी एक इंडिकेशन है। तो सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड है, यानी कॉस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमने पहले भी चर्चा की थी कि वो फूड प्राइसेस की वजह से। कोर इन्फ्लेशन में आप ऐसा एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन 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 कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इज ऑब्वियसली साइड ऑन दैट। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बैंकर्स के लिए। और डिमांड इन इंडिया में जो है इंक्रीजिंग लेबर डिमांड के साइंस है कि इंडिया में जो है लेबर डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए ग्रेटर डिमांड और प्राइस प्रेशर्स भी हैं। तो ग्रोथ इन्फ्लेशन जो है इन चीजों से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है इन चीजों से जुड़ा हुआ है। यानी एक तरीके से इन्फ्लेशन का पीक आएगा, फिर उसके बाद वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर ही चलाता ज्यादा ज्यादा चला जाएगा। तो कैलिब्रेटेड अप्रोच हो गई। इसीलिए आरबीआई ऑलवेज टेक मेजर्ड एंड गाइडेड अप्रोच। तो कैलिब्रेशन चाहिए ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन का। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम लिक्विडिटी, सिस्टम में जो पैसा है लिक्विडिटी, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, शॉर्ट टर्म या फिर मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, या फिर लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट है उसकी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की, वो क्या चीज सोची जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है आरबीआई ने लिक्विडिटी मेजर्स को यूज किया, शॉर्ट टर्म रेट्स को अप करता है वो, जैसे अभी हो रहा है। एंड देन उसके बाद गैप को नैरो कर देंगे। एंड देन इन द टाइम टू कम वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हमने बहुत अच्छे से हमने पेंडेमिक्स में इसको किया। सो दिस इज वन ऑफ द नैरेटिव जो हमने अभी डिस्कस किया। ये आरबीआई की प्ले बुक जैसे इस आर्टिकल का नाम है। तो मैंने भी आपको बताया कि आरबीआई करता क्या है, आरबीआई काम कैसे करता है, उसका आखिर काम क्या है। तो ये उसका काम है कि जब रुपए डिप्रिशिएट हो रहा है, इट इज यूजिंग बट नॉट रनिंग टू मच, इट इज अलाउइंग ऑल्सो इट टू फॉल, एंड देन ऑल्सो कैलिब्रेटिंग इट in a systematic manner. This is what we can say. Similarly, हम अगर आप बात करें कि एक नई ड्रग आई है एल्जाइमर्स, एक बीमारी एल्जाइमर, जिसमें भूलने की बीमारी जो सिंपल भाषा में हम कहें, तो एल्जाइमर्स के लिए एक नया एक एंटीबॉडी आया है, लिखैन लिखैनबैब एंटीबॉडी, मैंने इसको मार्क भी कर दिया। तो ये जो है आपके ये प्रोटीन्स को क्लीन करता है जो आपके ब्रेन सेल्स के ऊपर जो डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिससे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि इससे हमारी सोचने की और हमारी याद करने की क्षमता पर फर्क आता है। इसको आप कह सकते हो एम्लॉयड हाइपोथेसिस। एम्लॉयड हाइपोथेसिस, तो अगर उस पर प्रोटीन ना जमा हो तो फिर आपकी मेमोरी शार्प, आपकी सोच थिंकिंग सब शार्प रहती है। इसलिए कहा जाता है कि दिमाग के काम हमेशा करते रहिए। अगर आप पढ़ते भी हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर सॉल्विंग सुडोकू फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए गाना सुन लिया, 2 मिनट के लिए खुद गाना गा लिया, 3 मिनट के लिए पजल सॉल्व कर ली। ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं, पसीना भी आप ही को आ रहा है, दुखी भी आप ही हो रहे हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that how and what step must be taken that इंडिया में इनडिस्क्रिमिनेट केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज हों। क्या आपको याद है, थोड़े दिन पहले मैंने एक स्कीम का नाम आपको बताया था, अपने नोट्स में पीछे जाके देखिए, पीएम प्रणाम। और उसके अलावा मैं, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री थी जहां से मैंने बोला था, कंट्री छोड़ दो, हम बाहर से इंपोर्ट मैक्सिमम पैसे में हम क्या करना चाह रहे थे भाई, यूरिया है या एनपीके में से हम क्या बाहर से हम इंपोर्ट करना चाह रहे थे और क्यों करना चाह रहे थे। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। सो द पॉइंट इज दैट देयर मस्ट बी अ सिस्टम। सो अजय वीर जाखर जी जो है, इस चेयरमैन भारतीय कृषक समाज, ही इज टॉकिंग अबाउट कि भाई एक बिजनेस मॉडल हमारे यहाँ बनाना चाहिए, जैसा उन्होंने पाकिस्तान में भी देखा। और उन्होंने जो है उसको देखा कि जो एक वहाँ पे सिस्टम है जिसके अंदर उन्होंने पाया कि
जिन्होंने पाया कि भाई शॉपकीपर फार्मर्स को पुश करते हैं थोड़ा सा कि कौन सा सब्सटेंस लेना है, और इंडिविजुअल फार्मर जो है अगर गुड क्वालिटी पेस्टिसाइड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्प्रेइंग टेक्निक्स अगर उनको नहीं आती हैं, उसके रॉन्ग इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो इसीलिए जो है हर जो 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 सेलर है वो इंसेंटिव दे रहा है, उसको इंसेंटिव दे भी रहा है, मिल भी रहा है। सेलर जो है बिजनेस मॉडल में इस तरीके से जुड़ गया कि अगर वो पेस्टिसाइड्स को इनडिस्क्रिमिनेटली प्रमोट कर रहा है तो उसको डिस इंसेंटिवाइज हो जाएगा वो। तो इसीलिए शॉपकीपर जो है सारी सेल का रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को रियल टाइम पे। अब रियल टाइम पे आप रिपोर्ट करोगे तो नेचुरली यू विल बी एबल टू गेट द ग्राउंड रिपोर्ट। क्यूआर कोड आपने ले लिया, क्यूआर कोड कंपनी का लेके आपने सरकार को भेज दिया, हर पेस्टिसाइड के पैकेज पे होगा वो। तो इससे फार्मर के इनपुट आ जाता है, किसने लिया, कहाँ यूज हुआ। और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो इंडस्ट्री में वो हमें हेल्प करेगा कि हाउ टू क्रिएट अ सिस्टमेटिक अप्रोच। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनका रोल होना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ, और दैट्स हाउ यू कैन डू। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारी मिनिस्ट्री ने भी बहुत कोशिश की है उसको पॉजिटिवली पुश करके, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं दैट कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप मोबाइल दिन में कितनी बार यूज करते हो। अब यूज करना कार्य के लिए एक अलग बात है और वैसे करना एक अलग बात है। क्या आप एक दिन बिना मोबाइल के रह सकते हैं? मेरा मतलब है आपने अपना लेक्चर अटेंड किया, आपने काम की बात की और यू जस्ट लीव इट असाइड। तो ऐसे करके आप भी सोच सकते हैं, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी रादर देन यू नो going for different ideas. I am here at the same article, नैनालाल किदवई. If I said some other name, please excuse me. नैनालाल किदवई जो मैम है वो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमें जो करना है सैनिटेशन में, उसको इंडिया में इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन की चेयरमैन है वो। तो गोल ये है कि उनका कहना है, उन्होंने बहुत अच्छे से लूसिडली एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको एस्से से कनेक्ट करें, एथिक्स से कनेक्ट करें, या इनफैक्ट आप इसको अपनी पढ़ाई के लिंक सोचने से भी कनेक्ट करें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक भी है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीपीपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ यू आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन, यहाँ पर भी पीपीपी की बात हो रही है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में यह आता है सैनिटेशन, तो सैनिटेशन से सबसे पहले लॉस होता है हेल्थ का। हेल्थ का लॉस होने का मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पुअर हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से सीवेज डायरेक्टली खेतों में और गांव में जो बहता है या शहरों में जो जा रहा है, उससे इंडिया को 6% हमारी जीडीपी लॉस होती है, उससे 6% कॉस्ट आती है जीडीपी की, पुअर सैनिटेशन। यानी कि हम हेल्थ और एजुकेशन और टूरिज्म, आप कह लीजिए कि इसका इतना इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि अराउंड 40 बिलियन US डॉलर्स हमारे बर्बाद हो जाते हैं। ये दो फिगर ही अगर आपने याद रख लिए और सोचा इसके बारे में, 2 सेकंड सोचा, तो हो सकता है दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। और 2 सेकंड अगर हर टॉपिक के बारे में सोचा तो 1 साल में सारा सिलेबस कवर हो गया। इसलिए लोग कहते हैं मेरे को 3 साल लग गए, मेरे को 4 साल लग गए, क्योंकि सोचने का तरीका आता ही नहीं। इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ नहीं करना, सक्सेस के लिए सब कुछ करना है। तो बिहेवियरल चेंज आया स्वच्छ भारत अभियान से। अब उसी का सेकंड फेज है जिसके अंदर कोशिश है लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को अचीव किया जाए टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर की मदद से। यानी कि एक लाइट हाउस इनिशिएटिव कमीशन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। पीटी के लिए क्वेश्चन हो सकता है, और इसके थ्रू पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 75 ग्राम पंचायत को एलएचआई बेस्ड प्रिंसिपल को यूज करके इंक्लूसिव सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया है। वही सिंपल सी बात है, आप भी गांव या शहर में रहते हैं, आप भी सोसाइटी में रहते हैं, आप भी फ्लैट में रहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा हाउस होल्ड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सबको ही जो है अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया गया, और सबको अलग अलग सेग्रीगेट करके आप जो है उसको मैनेज करने में उसको हेल्प करेंगे so that it can be recycled. So PPP in that context becomes important. So India Sanitation Coalition, ये जो मैंने आपकी बात की, वो मल्टी स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट इज देयर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर देयर, स्मॉल कंपनीज आर देयर, बिग कॉर्पोरेशंस आर देयर, आईटीसी, जिंदल स्टील एंड सो ऑन। और क्या करेंगे वो गांव गांव में जाके? सोक पिट बनाएंगे,
वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बनाएंगे, ड्रेनेज चैनल बनाएंगे, कंपोस्ट पिट बनाएंगे। ये 4-5 भी चीजें आपको याद रह गई तो आप जो है पूरा को भी याद कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, उससे भी ये जुड़ा हुआ है, जो हमारे ऑनरेबल एंड आइकॉनिक एक प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम सर ने कहा था। वॉश, ऑलरेडी वॉश का क्वेश्चन 250 नंबर में यूपीएससी मेंस में आ चुका है। उस जमाने में आया था जब हम हाथ धोने की बात ज्यादा नहीं करते थे। अब तो बिना हाथ धोए आप धुल जाएंगे। सो मूविंग नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया यूएस जब हम टाइज की बात करते हैं, क्या डेप्थ है उनकी, तो उसमें 4 बातें सिर्फ मैं बोलूंगा। इंडिया यूएस टाइज आर गॉट ए वेरी ब्रॉड लेंथ एंड वेरी ब्रॉड डेप्थ। डेप्थ इनकी लेंथ और ब्रेथ बहुत ज्यादा है। अगर आपको ट्रेस करना है तो यहां मैं ट्रेस करने की बात कर रहा हूं 1998 ऑनवर्ड्स, बिकॉज सेकेंड टाइम जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर टेस्ट किया मई 1998 में, उसके बाद सैंक्शंस लगाए गए। एंड देन यू कैन से वी गेव द रीजनिंग कि हमारे पास पाकिस्तान और हमारे पास चाइना जैसे लोग हैं जिनके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है, हमें चाहिए। So that is why after that India US relation shifted to a next level, higher strategic partnership होने लगी। और न्यूक्लियर डील, जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क थिंग्स। उसके बाद से फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी हुए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। क्वाड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, लेकिन लेमोवा लॉजिस्टिक्स पे हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी पे हुए हैं, एग्रीकल्चर पे हुए हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको सबके नाम मिल जाएंगे। वो नाम देख लीजिए, एक एक लाइन पता होनी चाहिए और बात खत्म। क्योंकि हमारी जो क्राइसिस, हमारी जो मतलब रिलेशनशिप है यूएस के साथ, वो क्राइसिस के थ्रू राइज हुई है। दैट इज वाई वी आर सेइंग इट हैज गॉट ब्रॉड डेप्थ एंड लेंथ। मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि उसकी रिलेशनशिप पे लिखे, ये आएगा कि भाई क्या ब्रॉड है, क्या डेप्थ है, क्या लेंथ है। तो जैसे इंडिया का अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है रशिया के साथ, इंडिविजुअल केस बेस इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट है, वैसे यूएस का भी इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट है। और यूएस ने पाकिस्तान को प्लेन्स भी दिए हैं। इंडिया ने बोला भाई हमें पता है किसके खिलाफ यूज करेगा, किसको बुद्धू बना रहे हो। तो यूएस इंडिया को एक ऑटोनॉमी उसकी रिस्पेक्ट करता है, वेदर इट इज विद ईरान, वेदर इट इज रशिया, वेदर इट इज विद एनी अदर कंट्री। अब जो इंडिया को चाहिए इंडिया करेगा, जो यूएस को चाहिए यूएस करेगा। दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द topic. Please do share and subscribe our channel, and also make your own notes. This is only one step because the process is very long and smart, and obviously one gets success through hard work. That is how we run personalized courses for deserving candidates and give them suitable environment so that they can reach near to their goal and they can self-actualize their success. That is very, very important. Moving further, in economy we have discussed couple of ideas. And see, RBI governor is saying that जो हमने इन्फ्लेशन टारगेट मिस किया है उसका जो है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, वी इज नॉट बी मेड पब्लिक. So under the framework RBI is expected to maintain consumer price based inflation 4 plus minus 2. अगर वो नहीं हो पाता है तो RBI has to write to the center explaining the reasons. So reasons will be given, but it is a privileged communication between RBI and the government from our side. We will not make it public. Okay, RBI is not going to make it public. अगर गवर्नमेंट को पब्लिक करना है तो वो कर सकती है, बट RBI is not going to make it public. See, that is how we work. SBI चेयरपर्सन, आपको नाम पता होना चाहिए, माधवी बुरी पुच. Please know a little bit more about her also. One line that will be somewhere help you in terms of personalities also. सेबी ने जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात की है पब्लिक इश्यूज में. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि पब्लिक इश्यूज में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक इंडिकेटर्स में है क्या क्या, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अस. So always look for positive news, always look for key ideas, always look for how you can increase your level of understanding from examination perspective rather than going after all kind of news. सब तरह की न्यूज़ कभी नहीं आएगी. बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी एग्जामिनेशन में जिसको आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपकी अप्रोच शुरू से ठीक है तो देयर इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं.
चलिए सीधा पहले ही मैं बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल आपसे लेके बात करता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड आर्टिकल इज ओवर हियर। एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स, एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स, है ना भाई। पोचर तो आपने जंगल में भी सुने थे, लेकिन कंपनियां भी एक दूसरे के उनको पोच करती हैं। एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स तो मेरे सामने है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स, क्या एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स, मैं इसको दूसरे एंगल से दोबारा ओपन कर देता हूं। एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं है। क्वेश्चन इज एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं है। और एंटी पोचिंग लेबर पैक्ट्स एंटी कॉम्पिटिटिव, यानी आपकी भी एक कंपनी है, मेरी भी एक कंपनी है, मैंने कहा आपके एम्प्लॉय मैं नहीं छीनूंगा, आपने कहा मेरे एम्प्लॉय आप मत छीनना, आपके एम्प्लॉय मैं नहीं छीनूंगा, बात खत्म। तो अडानी एंड रिलायंस ने दोनों ने कंपटीशन लॉ और पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो है दोनों ने एक दूसरे के साथ तय कर लिया कि हम एक दूसरे के आदमी नहीं लेंगे। ये कोलिजिव कंडक्ट, यानी जैसे मिली भगत हिंदी में कहेंगे लेबर मार्केट में, क्या आपको लगता नहीं कि इससे वेज फिक्सिंग पे फर्क पड़ता है? भाई फ्रीडम होनी चाहिए वर्कर को कि चाहे वो जहां उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां जाके वो काम करेगा, अगर वेज की बात है तो। अगर वेजेस ही चाहिए तो ज्यादा उसके उसके अगर लॉयल्टी वेजेस पे है तो वेजेस की बात होती है। तो कमर्शियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ लेबर मार्केट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, नो पोच एग्रीमेंट, वेज फिक्सिंग, क्या ये वायलेट करती हैं कंपटीशन लॉ को? सोचिएगा। यूएस में जो है वहां तो एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव है और उन्होंने गाइड किया है कि वहां पे कंपटीशन लॉ कैसे लागू करेगा। बट इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं। प्लीज डू लुक सीसीआई को आप देखिए क्या है, सीसीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंडेट क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। प्लीज डू लुक फॉर इट इन जनरल स्टडीज पेपर 2, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो हैंड्स ऑफ अप्रोच है वो इंपॉर्टेंट है। ओईसीडी की रिपोर्ट ने तो इंडिकेट किया है कि एक सिस्टमेटिक स्क्रूटनी होनी चाहिए ऐसे इश्यूज की लेबर मार्केट में, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ है। अभी हो सकता है, होना चाहिए। That is what I wanted to tell you. Coming to the next newspaper, that is the Times of India, उसमें अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर भारत की जुडिशरी को आप देखेंगे, हायर जुडिशरी आई एम टॉकिंग अबाउट, सुप्रीम कोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसको मिलती है वेकेशन। मैं मानता हूं डायरेक्ट पेपर से कोई लेना देना नहीं आपको, लेकिन सारे आर्टिकल वैसे ही याद होने चाहिए। हायर जुडिशरी के भी, हायर कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर वेकेशन क्या होता है। वेकेशन क्या होता है? सीजीआई रमणा साहब ने एक लेक्चर जब डिलीवर किया तो उन्होंने जज का कहा, उन्होंने कहा कि हम तो भाई इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन भी भूल जाते हैं, कई बार हमें डर लगता है कि हमारे पोते पोतियां हमें पहचाने कि नहीं पहचाने, क्योंकि हम दिनों दिन काम करते रहते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि एक्सेसिव वर्क बहुत बैड है फैमिली रिलेशनशिप के लिए। मुझसे पूछिए, हाँ वाकई बहुत बैड है, और वो प्रोडक्टिविटी पे भी अफेक्ट करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, प्रोडक्टिविटी तो हमारी बड़ी बड़ी है, अब उसका रिजल्ट तो बच्चा ही बताएगा। लेकिन एक डिफरेंस है इंडिविजुअल लीव में और वेकेशन में। इंडिविजुअल लीव और वेकेशन में फर्क है। ऑर्गेनाइजेशन ही छुट्टी पे चली जाए तो कैसा लगेगा? तो वैकेशन का शब्द क्या हुआ? वैकेट, आप जगह छोड़ देते हो, आप शट डाउन हो जाते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं वैकेट होती, वो उनका वैकेशन कहाँ होता है? चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हो, उनमें टीचर आते हैं, उनकी छुट्टियां तो नहीं होती बच्चों की तरह। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर की छुट्टियां कहाँ है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जरूर छुट्टी है। तो वैकेशन एक ऐसा पीरियड है, सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया, प्रायर अप्रूवल विद द प्रेसिडेंट, पीटी में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अप्रूवल करेंगे प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट के रूल है 2013 के। तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने जो है उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट क्लोज होगा एनुअल समर वेकेशंस में 23 मई से इतने जुलाई तक। वेकेशंस होती हैं बेंचेस की भी। लेकिन फिर वही बात है कि इसका रूट कहाँ है? इसका रूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। वहां पे फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट यानी कि कॉलोनियल कोर्ट था। लेकिन जस्टिस मलिमत कमिटी ने बताया, रिफॉर्म जब उन्होंने बात की थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के लिए मलिमत कमिटी थी, तो उन्होंने कहा था कोर्ट के वेकेशन पे, उन्होंने कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में जो है वेकेशन नहीं होती उसकी, सिर्फ कोर्ट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हो जाती हैं। चलो, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी चिल्ड्रन पढ़ाई करते हैं। इट इज नेसेसरी टू नो कि कोर्ट की वेकेशन बाकी देशों में होती है कि नहीं होती है। और फ्रांस और यूएस से जब आप बात करेंगे तो वहां कोई छुट्टी नहीं होती, वहां जजेस लीव लेते हैं अपने काम के हिसाब से। इंडिया में लेकिन यूनिक प्रिविलेज है भाई, आपकी पूरा ही कोर्ट वेकेशन पे चला जाएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी कोई वेकेशन नहीं है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनका है, क्रिमिनल कोर्ट का नहीं है।
सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स का कोई वेकेशन नहीं है, पीटी के लिए ध्यान रखिए, लेकिन सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट का जरूर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है भाई, क्या ये कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है? अंग्रेज आते थे ठंडे प्रदेश से, यहाँ गर्मी बहुत थी, तो वेकेशन के लिए चले जाते थे, मानते थे, लेकिन अब किस बात की वेकेशन? तो ये समझने वाली बात है। इसलिए पीआईएल आरटीआई इस प्रैक्टिस पे जब डाली गई, तो जस्टिस लोधा ने कहा था कि वेकेशन खत्म हो जानी चाहिए। जस्टिस ठाकुर ने भी अपील की थी हाई कोर्ट्स को कि भाई तुम्हारी छुट्टियां बंद हो जानी चाहिए। और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने तो अपनी समर वेकेशन को वॉलंटरली दे ही दिया है। इसीलिए क्रिसमस और दशहरा की छुट्टियां भी, रिडक्शन इन हॉलीडेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यर कमिटी और 230 लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट किया कि वैकेशन नहीं होने चाहिए, इतने हॉलीडेज भी नहीं होने चाहिए। ये एक तरीके की बीमारी है। तो इसीलिए अगर भारत को तारीख अगर बंद करनी है, तो कुछ तो करना होगा। जैसा हमने कहा, वैकेशन का मतलब है वैकेट। आप बिल्कुल ही वैकेट हो जाओगे ऑर्गेनाइजेशन समेत, तो काम कैसे चलेगा? अगर वो शट डाउन हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी शट डाउन नहीं होती। तो ये एक आर्टिकल जिसकी मैंने चर्चा की, विवेक देवरॉय सर ने लिखा। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपल वर्ड्स। बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में 1947 ऑनवर्ड्स फिल्में और कहना चाहिए मुझे शूटिंग होनी शुरू हो गई थी। 1990s के बाद, मिलिटेंसी के बाद कश्मीर के सारे थिएटर्स बंद हो गए थे। तीनों तीनों थिएटर ने खोलने की कोशिश की, लेकिन मिलिटेंसी ने उनको बंद कर दिया। तो कश्मीर का जो सिनेमा है, इट हैज़ बीन लिंक्ड विद पॉलिटिक्स सिंस 1948। एक समय वो भी था जब भारत के जवानों को, भारत के सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए बॉम्बे से फिल्म स्टार्स और ट्रूप कश्मीर जाते थे और उनको एंटरटेन करते थे, ताकि वो मोटिवेटेड रहें। वो भी एक तरीके का पेट्रोटिज्म है। 1941 1951 में एक डॉक्यूमेंट्री आई, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, और वो उसकी उसकी कंट्रोवर्सी इंग्लैंड में हुई, क्योंकि वो जो है फिल्म पाकिस्तानी व्यू को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसीलिए 1948 में एक और डॉक्यूमेंट्री इंडिया के परव्यू से आई, कश्मीर की कहानी। और मैगजीन इंडिया के पर्पज से चली, डॉक्यूमेंट्री इंडिया के पर्पज से चली, बाकी चीजें भी हुई। और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि इसी सेंटीमेंट से कहानियां कश्मीर के ऊपर चलती रही। कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कश्मीर का जो आज की डेट में जो हम कहते हैं कश्मीर एज अ पैराडाइज, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीर एक सब्जेक्ट था। कश्मीर अपने आप में एक सब्जेक्ट था, आज की डेट में ऑब्जेक्ट है अटेंशन का। तो आप लगा लीजिए, जैसे डल लेक कैरेक्टर बना, पंपोश एक मूवी आई, बहुत ही फेमस मूवी आई। सिमिलरली जो है बाकी ब्लॉकबस्टर, जंगली आई आपकी शम्मी कपूर की, जिसमें याहू, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, यहाँ से आपकी कश्मीर की जो कश्मीर की कली कह लीजिए या कश्मीर की भाषा कह लीजिए, वो बदलती चली गई। और फिर एक समय आया जब गाने बनने लगे, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। आज की डेट में दोबारा वैसे ही हुआ, क्योंकि अब जो है दोबारा से मूवी वहाँ प्रमोट हो रही हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं, भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन देखना यह है कि क्या लोग पुरानी हैबिट को दोबारा चालू करेंगे, क्या लोग वहां तक आ पाएंगे। ये एक सोचने का, एक चर्चा का विषय है। सेकंड पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन। आप ये देखिए, प्लीज हैव ए लुक एट दिस चार्ट कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन जुलाई में कैसी थी, सितंबर में कैसी थी, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, इनकम लेवल कैसा है, स्पेंडिंग देखिए कैसी है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कैसा है। आरबीआई का सोर्स है ये। तो जस्ट दैट इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग एट एनालिसिस। टमाटर ही अगर 60 रुपए किलो होगा, गोभी 90 रुपए किलो होगी, और क्या बोला जाए आपको, तो नेचुरली फिर तो इन्फ्लेशन हाई है, देर इज हाई इन्फ्लेशन। और सेब जो है आपका 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होगा इन जनरल, बिकॉज वो उस पर इन्फ्लेशन का असर नहीं, बिकॉज दैट्स एन अनदर एस्पेक्ट, बिकॉज यू आर हैविंग ह्यूज डिमांड, मतलब ह्यूज सप्लाई, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस इंटरेक्शंस। तो हर जगह आपको देखना है कि क्या लॉजिक है, क्या नहीं है। नाउ a very very important topic we are discussing today, that is with respect to environment. Science and technology and environment is a very important part both for PT and mains.
ये आर्टिकल संजीव चतुर्वेदी सर ने लिखा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट लाइकेंस। तो लाइकेंस जो है वो एक तरीके के प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, लाइकेन, फन और मोसिस। उनको तो इंटायरली ओवरलुक किया गया था, इसीलिए इनको जो है जगह दी गई मुंशियारी में, उत्तराखंड में, और इन पर काम किया गया। उत्तराखंड has got very rich species, one more than 130 lichen species are there, more than 100 species को इकट्ठा किया गया, उसका पार्क बनाया गया, उत्तराखंड में वो पार्क खोला गया, और गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट जो हैं वो उसका पार्ट बने, वो लर्न कर सके ताकि इन चीज़ों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो है एक भी लिंक अगर ब्रेक हो जाता है तो आप कह लीजिए कि पॉलिनेशन नहीं होगा, परागकण नहीं बनेंगे, और उससे जो है बहुत सारी क्रूशियल क्रॉप्स ह्यूमन भी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लाइकन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि तीन कैटेगरी होती है लाइकन की। फोलियोज जो कि फ्लैट होती हैं और लीफ लाइक होती हैं, क्रस्टोज जो लेयर बनाती हैं, और फ्रूटिकोज जो कि छोटे छोटे मशरूम की तरह, कुकुरमुत्ते की तरह दिखती हैं। तो लाइकन जो है स्पाइसेस भी यूज होती हैं, परफ्यूम में यूज होती हैं, कन्नौज अपने परफ्यूम्स के लिए बहुत फेमस है, अस्थमा की मेडिसिन में भी लाइकन यूज होती हैं। पीटी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइकन ऑल्सो एनिमल्स के उसमें भी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर कंज्यूम बाई मस्क डियर इन विंटर, जब कुछ और उगता नहीं है। आर्कटिक रेंडियर भी इनको खाता है, इसीलिए रेंडियर मॉस नाम दिया गया है। सिमिलरली बर्ड्स एंड वूली फ्लाइंग स्क्वरल्स, वो भी लाइकन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप है, डीप रिलेशनशिप है। सो देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देर आर सो मेनी आइडियाज विद रिस्पेक्ट टू लाइकन्स। तो इसीलिए लाइकन्स को क्या कहा जाता है? लाइकन्स को कहा जाता है पाइनियर स्पीसीज। दे आर अमंग द मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और वो सबसे पहले कहाँ हुए? बैरन रॉक्स पर हुए, डेजर्ट्स में हुए, आइसी टेरेन में हुए, लैंडस्लाइड्स में हुए। तो दैट 6 to 8% of the earth's surface is covered by, you can say, by lichens, and more than 15,000 species हैं इनकी। सो ये रॉक को भी वेदर करती हैं, सॉइल को भी क्रिएट करती हैं, सॉइल को केमिकली इनहेंस करती हैं, मिनरल्स निकालती हैं रॉक में से। तो फाउंडेशनल रोल है उनका लाइफ में। डेजर्ट्स में लाइकेन जो है सरफेस के ऊपर होती हैं, मॉइस्चर रिटेन करती हैं, और डेजर्ट्स में भी लाइकेंस ग्रो करती हैं। तो इसीलिए क्या हुए? वो बायो इंडिकेटर्स भी हुए, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी रूट्स और स्ट्रक्चर्स, दे डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर, दे डिपेंड ऑन एयर एंड वाटर। तो इसलिए हमारे एम्बियंस कैसा होगा, हमारा वातावरण कैसा होगा, इस बात से हमें पता लगता है कि लाइकेंस अगर वहां पर कैसी हैं। तो उत्तराखंड में लाइकेंस को कहा जाता है झूला गाज और पत्थर के फूल। झूला गाज या पत्थर के फूल कहते हैं बिकॉज वो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू उनका कोई रूट्स नहीं है। सो सोर्स ऑफ इनकम भी है कुमाऊं में। लाइकेंस खरीदते हैं, लाइकेंस को बेचा जाता है, लाइकेंस को लेकिन थ्रेट भी है, इसीलिए पार्क बनाया गया। अल्पाइन रीजन के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर, स्पीसीज माइग्रेशन के कारण चीज़ें बदल रही हैं। तो लाइकन्स जो हैं 4,000 मीटर पर भी मिलती हैं, आर्कटिक रीजन्स में भी मिलती है, लेकिन सब जगह इफेक्ट भी हो सकती हैं। डिफॉरेस्टेशन भी एक इम्पैक्ट है, ट्रैफिक भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन जो रिलीज होती है उससे लाइकन जो है नहीं बन पाती, क्योंकि एल्गी एल्गी डैमेज हो जाती है उस वजह से, और एल्गी लाइकन का खाना बनाती है। सो दैट इज वाई that Uttarakhand has got three major tropical zones, three major agroclimatic zones. One is tropical, other one is temperate, and third one is alpine. So there is a meeting point of eastern and western Himalayas. So एटलस खोलिए, मैप खोलिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा. So that is why it is vital, very much vital for the policy makers, and that is what the article is talking about, जो हमने डिटेल में चर्चा की. Similarly, अगर हम और किसी उसकी बात करें, इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़, सो वी हैव टू सी उसके अलावा क्या और इम्पोर्टेंट एरिया हो सकते हैं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. सो इफ़ वी सी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, लेट्स सी, हिंदू न्यूज़पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. We will try to see and try to cover it in a holistic way so that you can prepare your own notes, you can have an understanding. सबसे पहले हम बात करते हैं elderly की, because 1st October is International Day for Older Persons.
इसीलिए यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूएनडीईएसए का एक रिपोर्ट आई जिसको कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, पीटी में आ सकता है ऐसा। शिफ्ट हो रहा है, 16% से ज़्यादा पॉपुलेशन एज होने जा रही है, 65 वर्ष से अधिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं। दैट इज़ वाई इंडिया को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ओल्डर पीपल विल बी ट्वाइस एज मैनी एज चिल्ड्रन अंडर 5। जितने बच्चे होंगे उसके दुगने 65 साल से ज़्यादा लोग होंगे। चाइना इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। पहले ऐसा हम कहते थे, लेकिन अब इंडिया इज गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया इज गोइंग टू हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। दैट इज वाई बर्डन भी हमारा सबसे ज़्यादा होगा, स्पेशली ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद में एक इनिशिएटिव है द हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इन द एल्डरली स्टडी। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना कह सकते हैं केस स्टडी बेस्ड इन हैदराबाद, वो भी चल जाएगा। एग्जामिनर वांट दैट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग। सो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी। मॉर्बिडिटी यानी आप किस प्रकार का जीवन यापन कर सकते हैं, एंड ओल्ड एज फॉर होम्स इन हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसमें एक सोशल मैट्रिक बनाया गया, 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट रखे गए, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस की बात की गई, किसका विजन लॉस है, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगा, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज होंगी, सब तरह की ज़िंदगी की बात है। लेकिन द पॉइंट इज हम कैसे उसको बेसिक इशू को टैकल करें। स्टार्टिंग विथ फॉर एग्जांपल विजन लॉस। आईज के टाइमली आप उसका चेकअप करते हैं ये, तो हम इतना लंबा डिटेल कहीं नहीं लिख सकते, लेकिन दिस इज एन एग्जांपल। सो आई केयर भी जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर। सिमिलर शिफ्ट शुड बी देयर फॉर अदर एरियाज ऑल्सो। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया कि आई में कैसा हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ देखने की उसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी इन द इकोनॉमिक टाइम्स, वहाँ पर हमारे लिए कुछ स्पेशल अगर न्यूज़ आती है तो वी विल डेफिनेटली बी टेकिंग अप। You have to understand that concept should be clear. For example, क्या भारत के राइजिंग इंपोर्ट इज अ कंसर्न? तो कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, इट इज़ नॉट ए कंसर्न फॉर अस। राइजिंग इंपोर्ट्स कंसर्न हो सकते हैं, बात सही है, लेकिन उन पर कोई कर्ब नहीं होना चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, एग्रीड, लेकिन ट्रेड डेफिसिट अपने आप सही डायरेक्शन में जाएगा भी। तो टैरिफ, प्लीज ध्यान से पढ़िए, टैरिफ एज ए ट्रेड पॉलिसी टूल इज एन ऑब्सोलीट आइडियोलॉजी। आप इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगाते हो या कोई टैक्स लगाते हो, अपने आप में आज के समय में उसका कोई भी वजूद नहीं है। इंडिया इज हैविंग ए लार्ज बिलियन एक्सपर्ट मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ऊंच नीच सब तरीके से हम अपना काम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट स्लोड डाउन, बट देन ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंपोर्ट के ऊपर भी कर्ब लगाओ। बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग फ्यूल, वी आर इंपोर्टिंग फर्टिलाइजर्स, वी आर इंपोर्टिंग कोकिंग कोल, एडिबल ऑयल, पल्सेस, इन सबको देखिए कहाँ से आ रहे हैं, आप चेक कीजिए। और ये इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक अर्थात इसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप इनको निकाल देंगे तो 70% इंपोर्ट्स आर कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, तो उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। सो दैट इज वाई इट इज नॉट द वे अहेड। सो टैरिफ प्रोटेक्शन जैसा हमने कहा क्यों नहीं है बेनिफिशियल, बिकॉज द इंडस्ट्रीज बिकम अनकॉम्पिटिटिव विद टाइम। 70% जो ट्रेड हो रहा है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स पे हो रहा है, जिसमें फ्री मूवमेंट होनी चाहिए गुड्स की, और आप कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लेकिन हमने रिस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट पे लगाया है, राइस, व्हीट और शुगर के एक्सपोर्ट पे लगाया है। उसके बावजूद भी वी विल सेंड 60 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, बढ़ रहा है हमारा। कॉफी और मैरिन प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। ट्रेड पैक्ट्स भी हमने किए हैं, इंडिया और यूके का ट्रेड पैक्ट हो रहा है, इंडिया थाईलैंड है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। सो यूके में जो है फिलहाल आप कह लीजिए 8 लाख कारें बनती हैं, और भारत में बनती हैं 3.5 मिलियन। ओके, यानी 35 लाख कारें, और वहां पर कितनी बन रही हैं? 8 लाख कारें। लेकिन यूके अपनी 80% कार को एक्सपोर्ट कर देता है, 80% कार उसकी एक्सपोर्ट हो जाती हैं, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट मात्र 15% है। तो आप इस तरीके से सोचिए। तो दैट इज वाई इंडिया जो है यूरोपियन प्रोडक्ट्स को
वो सेम तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता जैसे यूके प्रोडक्ट्स को होता है। इसलिए यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक ट्रेड पैक की बात हो रही है और उस पर इंडिया बात करेगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इतना पता होने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आपको फैक्ट्स या आपको आइडियाज याद नहीं होंगे। गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। चलिए फिर से हम बात करते हैं कि इंडिया जो है देता कैसे है, हाउ इंडिया इज गिविंग। इंडियन हाउस होल्ड जैसे हम बात करते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी इस पर, लेकिन हम इस पर दोबारा देखेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हु इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ डोनेशंस। इंडियन हाउस होल्ड जो डोनेट करते हैं, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये बात हुई किसको इंडिया डोनेट करता है, तो पता चला भाई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डोनेट करते हैं हम। एक्सटेंडेड फैमिली में भी हमारे यहाँ शगुन देने का त्यौहार है, शादी है, ब्याह है, टीचर्स डे है, कुछ है, हम एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स को देते हैं, हाउस होल्ड स्टाफ को देते हैं, बेगर्स को भी हमारे यहाँ दिया जाता है बहुत कुछ। तो ये एक बात है। कैश में भी दिया जाता है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा दिया जाता है, नॉन रिलीजियस मात्र 4 से 5%, हाउस होल्ड स्टाफ भी 3 से 4%। भगवान के नाम पे आप यहाँ जितना मर्जी ले सकते हो। आपके घरों में भी लोग आते हैं, भगवान के नाम पे दे दो, रोटी दे दो, 10 रुपए दे दो। और मोटिवेट क्या करता है इंडियंस को, रिलीजियस बिलीफ ही मोटिवेट करते हैं, फैमिली ट्रेडिशन मोटिवेट करते हैं। कोविड ने कोई मोटिवेट खास नहीं किया, डिजास्टर ने मोटिवेट नहीं किया, टैक्स बेनिफिट भी मोटिवेट नहीं करते, किसी कॉज को आपको मदद करना भी मोटिवेट नहीं करते। लेकिन कोई अगर दुखी है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, उसको जरूर आप मदद करते हैं। डोनेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हैं, कैश में, वो भी देखिए आप कैश का डंडा देखिए, काइंड देखिए कितना छोटा है। तो समझिए इन पैटर्न्स को आप, वीडियो रोक कर समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा हाउ यू हैव टू थिंक इन ए क्रिटिकल मैनर। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स हाउ वी हैव टू थिंक। हमें कोशिश करनी है कि सही चीज़ों को सही दिशा में हम लेके जाएं, और उसके बाद हम उसके बाद जो है चीज़ों को कवर करें, so that we can understand and we can put our best towards your success. So growth, we have already discussed, growth is really a big, very big issue, and but it is very very important to see जो हमने डिस्कशन किया था इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था पे, कि वो किस दिशा में लेके जाएगा। टॉकिंग अबाउट वन मोर कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है प्ले एग्जामिन करने वाला है कि आरटीआई से यू नो 7 साल बाद फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की जो बैंकिंग सेक्टर की बात है, आरटीआई बात करने वाला है कि भाई वेरियस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक जो है वो एग्जेम्प्ट किए जाएं डिस्क्लोज करने से, डिस्क्लोज वो ना करें अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, या वो करें। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवेन्यू विच इज इन द कोर्ट, जो कि कोर्ट बात करेगा आरटीआई से उनको एग्जेम्प्ट किया जाए या नहीं किया जाए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप भी सोच सकते हैं इस दिशा में कि भाई ऐसा अगर हो या नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा। So these are the important topics which we need to cover today. We have taken an overview of different elements and areas. Thank you very much for your support, and do like and share and subscribe our channel, and also make notes so that you learn to read, increase your speed and comprehension. Thank you very much. All the best.